देश के 88 संसदीय क्षेत्रों के लिए आज दूसरे चरण के मतदान का समापन हुआ है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 संसदीय सीटें भी शामिल हैं। उसके साथ ही आज 5वें चरण के लिए नामांकन की शुरुआत हुई है, जो 3 मई तक होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई हाई प्रोफाइल सीटें इस चरण में हैं, जिनका नामांकन होना है। वहीं सबसे ताज्जुब करने वाली बात यह है कि कैसरगंज, रायबरेली में अभी तक किसी भी बड़े दल ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। जी हां, ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है, ना ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने। वहीं अमेठी संसदीय सीट की भी तस्वीर अभी तक कांग्रेस ने साफ नहीं की है। इसलिए यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कौन प्रत्याशी बन के चुनावी रणभूमि में सामने आता है और कब बड़े चेहरे अपना नामांकन दाखिल करते हैं। कैमरा पर्सन शहनवाज खान के साथ दिव्येंदु राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की 6 संसदीय सीटों पर भी आज मतदान हुआ। मतदान को देखें तो पिछली बार 66% मतदान हुआ, मगर इस बार चुनाव आयोग को उम्मीद है कि ज़्यादा मतदान होगा। सुबह के समय लंबी लंबी कतारें देखी गईं और उसके बाद जैसे जैसे धूप बढ़ती गई वैसे वैसे मतदान कम होता गया और शाम को एक बार फिर मतदान में उछाल आया। सुबह अगर हम 9 बजे तक की बात करें तो 15% मतदान हो गया था। वहीं दोपहर में 1 बजे तक 39% मतदान रहा और 3 बजे तक ये मतदान बढ़ के 46% से ज़्यादा हो गया था। होशंगाबाद में अगर बात करें तो 3 बजे तक ही 55% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी थी। वहीं अगर रीवा की बात करें तो सबसे कम, उसमें 37% के लगभग वोटिंग हुई थी। इन 6 संसदीय सीटों में रीवा, सतना के अलावा बुंदेलखंड की दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो सीट है। इसके अलावा मध्य भारत की होशंगाबाद सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। इसमें अगर देखें तो 1,11,00,000 से ज़्यादा मतदाता 80 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पहले चरण में ये उत्साह कम था, लेकिन दूसरे चरण में उत्साह ये और बढ़ चढ़कर दिखाई दिया। खासतौर से दूसरे चरण की बात करें और उसमें यूपी की अगर बात करें, यूपी की 8 सीटों पर के लिए मतदान होना है, जिसमें से 7 पर भाजपा का दबदबा जो है वो देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है, वीवीआईपी सीट, गौतम बुद्ध नगर सीट। उस गौतम बुद्ध नगर सीट पर अगर मेन मुकाबला सपा, बीजेपी और बसपा में देखा जा रहा है। लेकिन मतदाताओं की बात करें, मतदाता सुबह से ही घरों से निकल चुके और उनमें खास तौर से वो उत्साह देखा गया। अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं की भागीदारी भी इस बार दूसरे चरण में ज्यादा दिखाई दी। महिलाएं बाहर निकली, कुछ नए मतदाता जो हैं वो भी बाहर निकले। आपसे बात करें तो क्या लगता है कि महिलाओं होने के नाते इस बार क्या क्या आपके मुद्दे हैं? मुद्दे तो यही है कि हमारे जो है क्राइम थोड़ा कम हो जाए और एजुकेशन के लिए थोड़ा हम लोग के बच्चों की फीस बहुत ज्यादा हो गई है, उसके लिए कुछ करना चाहिए हमारे मंत्री लोगों को, है ना। सीरियसली मैं अभी बोलना चाहूंगी, स्कूल की जो बढ़ती हुई जो फीस है उस पर जरूर एक लगाम लगना चाहिए और वोट सबको करना चाहिए। वोट सबको करना चाहिए। तो अभी यहाँ देख सकते हैं कि काफी मतदाता जो हैं उनमें महिलाएं जो हैं वो खास तौर से बाहर निकली, लेकिन मुद्दे सबके अलग अलग रहे। मतदाताओं के ज्यादातर बिजली, पानी, शिक्षा, ये मुद्दे मतदाताओं के रहते हैं। हालांकि इस बार दूसरे चरण पे जो पार्टियों का मुद्दा रहा वो पहले चरण के मुद्दा से अलग हटके वो हो गया। घोषणा पत्र जो है उस पर लेकर के निशाना साधा गया विपक्ष पर, मंगलसूत्र यहाँ पर आ गया और धर्म जो है वो हावी देखा गया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन दिलीप के साथ कोमल शर्मा। छत्तीसगढ़ में आज 3 संसदीय सीटों कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीट्स हैं। पहले चरण में बस्तर में मतदान हो चुका है। आज दूसरे चरण में 3 सीटों पर भी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। अब बाकी 25 7 सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। अब
सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जोर लगा रही हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और दोनों का ही प्रेशर इस बात को लेकर है कि मतदाता उनके पाले में आए, वो मतदाताओं को छत्तीसगढ़ के रिझा सके और अधिक से अधिक सीट छत्तीसगढ़ राज्य से लोकसभा की जीत सके। हालांकि बीजेपी का अपना दावा है कि वो 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखें तो 11 में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, कोरबा और बस्तर की, बाकी सीटें बीजेपी ने ही जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी का मुख्य फोकस बस्तर में रहा है और कोरबा भी एक ऐसी सीट है जहां लगातार कांग्रेस का गढ़ रहा है। बीजेपी को बहुत मुश्किल हुई है वहां पे जीत हासिल करना, लगातार वो सीट कांग्रेस जीतती आ रही है। तो कोरबा भी एक ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी का फोकस है इस बार। बस्तर में तो वोटिंग पहले चरण में हो गई है, आज 3 सीटों पे हो चुकी है। कोरबा में मतदान 7 मई को होना है। अब दोनों ही पार्टियां जोर लगा रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर अपने अपने आलाकमान को वो खुश करें और दोनों ही पार्टियों को उम्मीद है कि वो मैक्सिमम सीट जीतेगी। लेकिन हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे बह रहे हैं छत्तीसगढ़ की फिजा में, उसको देखकर लगता है कि मतदाताओं का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा है। हालांकि मतदाता कभी भी अपने मन की बात जाहिर नहीं करता और उसके लिए सबसे अच्छा साधन है ईवीएम। आने वाले 7 मई को बाकी सीटों का फैसला भी छत्तीसगढ़ का मतदाता कर देगा। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। बिहार में आज दूसरे चरण के चुनाव में 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुआ। बता दें कि पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका, इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुआ। और वहीं कांग्रेस का दावा है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का दावा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को जितनी भी रैलियां करनी है कर लें, लेकिन उनका जमीन खिसक चुका है। एनडीए की हार होने वाली है, इंडिया गठबंधन जीतने वाला है भारी बहुमत से। बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का मुंगेर में रैली भी था। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंगेर से जनसभा किया और वहीं भागलपुर, मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सटे हुए भागलपुर और बांका में दूसरे चरण का चुनाव भी था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस के आज 3 उम्मीदवार किशनगंज, कटिहार और भागलपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कांग्रेस का दावा है कि तीनों सीट पे कांग्रेस जीत रही है और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन भी भारी बहुमत से जीत रहा है। कांग्रेस का ये दावा अब आगे रिजल्ट बताएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस का ये बड़ा दावा। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। दूसरे चरण के मतदान के बाद एनडीए खेमे में काफी खुशी देखी जा रही है। एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और भाजपा के वरिष्ठ नेता व मंत्री मंगल पांडे ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज का जो मतदान हुआ है उसे देखते हुए लग रहा है कि एनडीए की जीत तय है और जो 400 सीट जीतने का जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो पूरा होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज का जो मतदान हुआ है उसको देखते हुए आने वाले 5 चरणों के मतदान भी आज के मतदान से प्रभावित होंगे। दूसरे चरण का जो मतदान हो रहा है पूरे जगह एनडीए के एनडीए के लोग गुलबंद होकर मतदान कर रहे हैं और जो अगले 5 चरण का जो चुनाव होना है उसको प्रभावित करेगी। इसके साथ ही आज बिहार में नरेंद्र मोदी के 2 जनसभा थे। उस जनसभा में आने से पहले जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 10 सवाल पूछे थे। इन 10 सवालों पर एनडीए के नेता मंगल पांडे और उमेश कुशवाहा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव पहले बताए कि 2005 से पहले जब उनके माता पिता का राज यह बिहार में था तो बिहार में क्या कुछ था। बिहार में जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल था तो बिहार में सिर्फ गुंडा राज था, बिहार के लोग जो थे शर्मिंदा रहते थे। लेकिन जब 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में विकास हुआ और गुंडा राज का खात्मा हुआ। तो उन्होंने तेजस्वी यादव से इस सवाल कर दिया है कि पहले आप बताएं। पटना से सहयोगी आशुतोष कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस। कांग्रेस ने मुंबई की उत्तर मध्य सीट पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद कांग्रेस के भीतर घमासान तेज हो गया। कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान ने खुले तौर पर कांग्रेस के भीतर विरोध के सुर मुखर कर दिए। नसीम खान का आरोप है कि कांग्रेस ने उन्हें 2 महीने से तैयारी करने के लिए कहा था और आखिरी मौके पर उनकी जगह वर्षा गायकवाड़ को टिकट दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नसीम खान के समर्थकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भरत सिंह ने
प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को अपना इस्तीफा सौंप दिया और कहा कि जो पार्टी उत्तर भारतीयों की विरोधी है उसमें आगे काम नहीं करना है। नसीम खान ने भी पार्टी आला कमान पर आरोप लगाया कि मुसलमानों की बात करने वाली कांग्रेस ने महाराष्ट्र के भीतर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है और यही बात प्रकाश अंबेडकर या दूसरी पार्टी के नेता कह रहे हैं तो उसमें आखिर बुराई क्या है। जब लगातार मुसलमानों की बात कांग्रेस कर रही है, ऐसे में महाराष्ट्र के भीतर एक भी मुस्लिम चेहरे को ना उतरना कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं आगे एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है और नसीम खान के विरोध के स्वर निश्चित तौर पर वर्षा गायकवाड़ के लिए एक रोड़ा साबित हो सकते हैं। हालांकि वर्षा गायकवाड़ ने टिकट मिलने के बाद उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर अपने लिए जन समर्थन मांगना शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से उतरने का फैसला लेने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेठी से राहुल गांधी 1 मई को नामांकन फाइल कर सकते हैं। पार्टी ने उनके नाम पर मोहर लगाई है। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, पार्टी में फिलहाल सस्पेंस बरकरार है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों सीट यानी अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों को लेकर 27 अप्रैल को प्रत्याशी की घोषणा कर सकते हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी इससे पहले 2019 के चुनाव में वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था, जहां वायनाड से उनकी जीत हुई थी और अमेठी से हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भी वो वायनाड से प्रत्याशी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र पाठक साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। दुनिया के 60 से अधिक देशों में रह रहे अप्रवासी गुजराती अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अहमदाबाद में एकजुट होने लगे हैं और चुनाव की रणनीति पर विचार करने लगे हैं। इसी क्रम में एनआरआई संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है कि आने वाले दिनों में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। यह रैली अहमदाबाद के रिवर फ्रंट से शुरू होगी जो सूरत तक पहुँचेगी और इसी बीच नडियाद, आनंद, बड़ोदरा, भरूच में यह सभाएं करेगी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील करेगी। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हिंदुस्तान में और ख़ासतौर पर गुजरात में जो चुनाव का प्रचार का जो अभी माहौल बना है, उनके साथ विदेशों में भी रहने वाले एनआरआई, एनआरजी का भी एक अलग उत्साह अभी दिखने को देख रहा है। काफ़ी मुल्कों में, काफ़ी देशों में भारत सरकार की भारत में होने वाले चुनाव के लिए खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए कई गठ वहाँ से सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने काफ़ी सारी कामगिरी शुरू कर दी है। मोदी परिवार जैसे हो या तो फिर हमारा परिवार, मोदी परिवार, फिर दूसरी बात है कार रैली, तो ऐसी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ काफ़ी कंट्रीज़ में अभी शुरू हो गई है। करीब 900 से अधिक अप्रवासी गुजरात पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार में जुट चुके हैं। आगामी रविवार को अहमदाबाद के रिवरफ्रंट से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है और तमाम एनआरआई प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट मांगने की शुरुआत करेंगे। इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से हो चुकी है, लेकिन विशाल रैली का आयोजन अहमदाबाद में रविवार को किया गया है, जिसमें तमाम देशों से आए अप्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रचार करेंगे। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के 2 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभा कर अपने विरोधियों पर जमकर गरजे। उन्होंने अपने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को न तो देश के लोकतंत्र की पड़ी है और न ही देश के संविधान की। ये वो लोग हैं जो दशकों तक बैलेट पेपर के जरिए गरीबों का अधिकार छीनते रहे। उनके शासनकाल में बैलेट पेपर और पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, लेकिन अब जब गरीबों को ईवीएम की ताकत मिली है तो लूटपाट करने वाले लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है और यही वजह है कि ऐसे लोग लगातार ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है और ईवीएम के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए के शासनकाल के दौरान आए बदलाव और किए गए विकास के कार्यों को हवाला देते हुए लालू राबड़ी शासनकाल को जमकर कोसा।
कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी जनसभा कर एनडीए के उम्मीदवारों को ताकत देना चाहते हैं और एनडीए बिहार में 40 की 40 सीट जीत सके, इसकी जोर आजमाइश की जा रही है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए माधुरी। 2024 चुनाव का जो मैदान है वो सज चुका है और अब पांचवें चरण में जिस तरह झांसी में लोकसभा चुनाव है और पांचवें चरण की जो नामांकन प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है। हालांकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार ये जो जिलाधिकारी कार्यालय है जहां पर आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। हालांकि सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की लिहाज से पर्याप्त जो पुलिस फोर्स है वो भी तैनात कर दिया गया है। बैरिकेडिंग पूर्ण हो चुकी है, किसी भी तरह की कोई चुनाव में नामांकन में कोई गड़बड़ी जो है वो नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लगातार जिस तरह अपडेट दिए जा रहे हैं और अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो 2024 का जो चुनाव है वो 20 मई को झांसी में संपन्न होगा, जिसको लेकर प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो भी पूर्ण हो चुकी हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया है। फिलहाल अभी तक कोई भी प्रत्याशी जो है नामांकन करने नहीं पहुंचा है। अगर हम बात करें पूर्व की तो लगातार जिस तरह देखा जा रहा है कि पूर्व में कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर रहा, लेकिन एक बार अगर जीत की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी इस जीत का स्वाद जो है वो चखा हुआ है। लगातार भारतीय जनता पार्टी भी 6 बार इस सीट से विजय घोषित हुई है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी व इंडिया गठबंधन के बीच है, क्योंकि लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो कोई भी प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं उतरा है, जिसको लेकर घमासान जो है वो भी लगातार चल रहा है। विवेक राजौरिया, भारत एक्सप्रेस, झांसी। कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय बम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक 17 साल पुराने मामले ने उनका पीछा पकड़ा है। आरोप है कि सन 2007 में यूनुस खान के साथ अक्षय बम, उनके पिता कांतिलाल बम और उस समय के आईजी पुलिस रहे सुरजीत सिंह और उनके बेटे सतबीर सिंह और अन्य लोगों ने मारपीट की थी, गोली चलाई थी, जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन आईजी पुलिस के प्रभाव के चलते इनके ऊपर धारा 307 नहीं लगाई गई थी। अब अदालत ने आदेश किया है कि इनके ऊपर धारा 307 लगाई जाए। साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि आने वाली 10 मई को अक्षय कांति बम अदालत में पेश हों और पुलिस को कहा है कि केस डायरी लेकर पुलिस भी वहां हाजिर हो। इधर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि अक्षय बम ने अपने नामांकन पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया है, जिसके चलते उनका नामांकन फार्म रिजेक्ट किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग और पर्यवेक्षक ने उनकी इस मांग को नामंजूर कर दिया और उनका फार्म मान्य कर लिया है। अब देखना है आने वाले समय में अक्षय कांति की मुश्किलें कम होती हैं या बढ़ती हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। भोजपुरी सिने स्टार मनोज तिवारी के मंसूबे पर उन्हीं के छोटे भाई और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह ने पानी फेर दिया है। पवन सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और काराकाट की जनता उन्हें पुकार कर बुलाई है। पवन सिंह ने मोदी के हवाले एक बात साफ किया है कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो अपने दम पे नहीं बल्कि मोदी के दम पे चुनाव जीतते हैं और ऐसा अब चलने वाला नहीं है। चलिए चुनाव लड़ते ही ना हो भैया, और नामांकन हमारा 9 तारीख के बाद 9 तारीख को मेरा नामांकन है। और रही बात हस्ती की, तो जो जनता है वही किसी को जनते हमारे केहू के बनावे ले। 100 बात की एक बात, एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूंगा कि ध्यान ना देवा विकास के काम पर, ध्यान न देवा विकास के काम पर, तक कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। मतलब पवन सिंह ने अपनी स्थिति साफ कर दी है और साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं वो अपने दम पर या विकास के नाम पे नहीं बल्कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जिस अंदाज में मनोज तिवारी ने दावा किया था कि वो अपने छोटे भाई और सिने स्टार पवन सिंह को समझाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि वो बीजेपी की ओर रुख करे क्योंकि वो राष्ट्रवादी है, इस मुद्दे पर पवन सिंह ने राष्ट्रवादी होने का हवाला तो जरूर दिया, लेकिन इतना साफ
साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने पूरी स्थिति को साफ करते हुए कहा कि 9 मई को वो नामांकन करेंगे और काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी माधुरी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 3 मई है और 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 6 मई तक नामांकन पत्र से अपने नाम वापस लिए जा सकेंगे और 18 मई तक शाम को 5 बजे तक चुनाव प्रचार हो सकेंगे और 20 मई को मतदान होगा। लेकिन महायुति में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर बातचीत नहीं बन पाई है। महायुति में आधी से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार तय नहीं हो पाए हैं। बीजेपी और शिंदे सेना अब भी सीट बंटवारे पर माथापच्ची कर रही है। सबसे बुरी हालत तो मुंबई की 6 सीटों पर है, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 3 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है। बीजेपी ने 2 और शिंदे सेना ने 1 सीट पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर दी है। बाकी की 3 सीटों पर अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में कई बार कहा है कि मुंबई की 6 सीटों में से 3 पर बीजेपी और 3 पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा सीएम शिंदे ने यह भी स्पष्ट कहा था कि ठाणे कल्याण सीट पर भी उनकी ही पार्टी का उम्मीदवार होगा, क्योंकि इन सभी सीटों पर हमारी ही पार्टी का उम्मीदवार जीता था। दूसरी ओर बीजेपी अब भी कोशिश कर रही है कि दक्षिण मुंबई या फिर उत्तर पश्चिम मुंबई उसे मिल जाए। बीजेपी ठाणे सीट हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर लगातार दबाव बना रही है। दोनों दलों के बीच सीट बंटवारा न होने पर दक्षिण मुंबई सीट, उत्तर मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर और नासिक सीट से उम्मीदवारों की घोषणा लटकी हुई है। ऐसे में महायुति में सीट बंटवारे को लेकर जो बातचीत है वो अभी भी नहीं बन पाई है। 20 मई को मुंबई के 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। ऐसे में ये देखना होगा कि महायुति में सीट बंटवारे को लेकर आखिरकार फैसला कब होगा। कैमरामैन बाला के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।